गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ाएंगे टू द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन है। फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या है सेकंड पॉइंट, द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन। अब हम इसमें पढ़ेंगे, अभी तक तो हमने क्या पढ़ा कि मतलब सोसाइटी कैसी थी अब तक की, है ना, कि मतलब वहाँ पे क्या होता है कि खाली मिलता है उसको, लुई 16 को अपनी ट्रेजरी है उसके कारण उसको टैक्स बढ़ाने होते हैं। इसके अलावा पूरी सोसाइटी यानी फ्रांस में क्या चल रहा था, पूरे जो फूड प्रॉब्लम यानी कि ग्रेन प्रॉब्लम, खाने पीने की चीज़ें नहीं थी, इतनी सारा मतलब पॉपुलेशन होने के कारण उनमें फूड प्रॉब्लम आ गई थी। और वो फूड प्रॉब्लम भी मोस्टली किस लिए हुआ था, ग्रेन मतलब कि कुछ अच्छे से हार्वेस्टिंग नहीं हुई थी, इस कारण भी था, जिसके कारण बराबर खाने पीने की व्यवस्था नहीं थी। तो इसके कारण बहुत सारी मतलब कि धीरे धीरे बहुत सारी दिक्कतें आती गई और धीरे धीरे फ्रेंच रेवोल्यूशन की ओर बढ़ता गया। जिसका जो आउटब्रेक हुआ, आउटब्रेक मतलब ऐसी कौन सी कंडीशन थी जिसके कारण फ्रांस के लोग नहीं सह पाए थे, है ना। फ्रांस के लोग उस चीज़ को नहीं वो सोच रहे थे कि मतलब कि अब बस इतना हो गया, इससे ज़्यादा अब हम लोग नहीं सहेंगे इनकी कोई बातें। तो इस तरह की यहाँ पे कंडीशन किस कारण से बनी, तो इसमें क्या हुआ था, जब टैक्स बढ़ाना था, लुई 16 जब सोचा कि हम टैक्स बढ़ा के अपनी ट्रेजरी को फुल कर लिया, बाकी जो खर्चे हैं जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर लेंगे। तो इस टैक्स बढ़ाने के लिए क्या हुआ था, वो पहले क्या होता था कि जो राजा होते थे या कोई भी राजा तो बेशक हो, लेकिन ये लोग क्या करते थे, कुछ भी मतलब कि टैक्स के मामले में टैक्स बढ़ाने के लिए इनको अपने अकेले डिसीजन नहीं लेना होता, अपने अकेले राइट्स नहीं थे इनके पास, इनको प्रोसेसिंग करके कुछ फिर ही ये लोग अपने इस टैक्स को बढ़ा सकते थे। तो जिसमें स्टेट जनरल आते हैं, स्टेट जनरल के डिसीजन के बाद ही ये लोग टैक्स को बढ़ा सकते हैं, अगर वहाँ बिल पास हो गया तो इस स्टेट जनरल में कौन आते थे, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ये तीनों स्टेट जिसके बारे में हमने पहले डिस्क्राइब कर चुके हैं ना। और फर्स्ट सेकंड में वही क्लर्जी और नोबेल्टी होते थे, और थर्ड में पीजेंट या जो जिनके पास ज़्यादा पैसे या रिच नहीं रहते थे, ये लोग थर्ड स्टेट में आते थे। तो इस तरह से मतलब कि यहाँ पे हुआ, मतलब इन लोग के डिसीजन सबके मतलब कि सहमति के बाद होता था। तो ये जब मतलब कि डिसीजन के लिए क्या उन्होंने जब सोचा तो मीटिंग बुलाई, मतलब एक असेंबली हॉल में बड़े से मतलब रॉयल अच्छी से बड़ा सा हॉल में इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया इसको, किसने, लुई 16 ने इसको ऑर्गेनाइज़ कराया। उसके बाद इसमें यही फैसला लेना था कि मतलब हमने टैक्स को कैसे इंक्रीज, कितनी इस हद तक हमने इंक्रीज करना है, और उसके लिए उनकी सहमति ज़रूरी थी। तो उसमें तीनों स्टेट के जो मेंबर्स थे उसमें से जो फर्स्ट और सेकंड है, नोबेल्टी और क्लर्जी, इनमें 300 यानी कि टोटल 600 मेंबर आए थे। और जो थर्ड स्टेट थी उसमें 600 मेंबर्स आए थे। लेकिन जो 600 मेंबर्स आए थे वो कौन थे, जो रिच पर्सन थे उनमें, है ना, और जिनके पास नॉलेज थे, आइडियाज़ थे, ये लोग आए थे। और उस मतलब कि जो भी मीटिंग वहाँ पे ऑर्गेनाइज़ की गई थी उसमें उन लोगों को इजाज़त नहीं थी एंट्री की, कि इनको जो पीजेंट थे, आर्टिसियन थे या वुमेंस थे, इन लोगों को कोई परमिशन नहीं थी कि उसे मीटिंग में या इस ऑर्गेनाइज चीज़ों में आए, ये लोग भी पार्टिसिपेट करें। लेकिन उन्होंने इन लोग जो उनकी तरफ से आए थे 600 लोग, उनके साथ उन्होंने अपने जो प्रॉब्लम्स थी, डिमांड्स थे, इनको उन्होंने क्या किया, उनके थ्रू लेटर, एक 40,000 लेटर लेके आए थे 600 मेंबर, और उसी में इन्होंने अपनी प्रॉब्लम दिए थे लिख के। तो जितने भी रिप्रेजेंटेटिव थे इनके 600 और उन लोगों के यानी कि फर्स्ट और सेकंड स्टेट मिला के 300 यानी कि 600, है ना। तो यहाँ पे अब ये मतलब कि यहाँ कैसे मेंबर आए, क्या हुआ, ये अब आगे हम बताते हैं। इसकी वोटिंग जब शुरू हुई, तो जब वहाँ पे वोटिंग शुरू हुई तो क्या कंडीशन बनी, किसके अकॉर्डिंग, कि जो मेंबर है इन्होंने पहले पास्ट में क्या होता था कि फर्स्ट और जो सेकेंड थे नोबेल्टी और क्लर्जी, ये स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव थे इनको एक एक वोट करने को राइट दिया गया, और जो थर्ड स्टेट थे इनको भी एक ही वोट मिला। क्यों, जबकि जो दोनों स्टेट थे वो दोनों मिल जाते थे, हमेशा की तरह वो एक हो जाते थे हमेशा, और वो दोनों मिलके अपने वोट को बढ़ा लेते थे। और जब ऐसे 600 में उनको 2 वोट मिल रहे हैं, वहीं पे इनके पास 600 उनके पास एक ही वोट मिल रहा है, ठीक है। साथ में वहाँ बैठने की व्यवस्थाएँ कैसे की गई थी, यहाँ पीछे ऊपर में दिया गया है। बैठने की व्यवस्थाएं करने के लिए इन्होंने क्या किया, जैसे पार्लियामेंट होता है ना, एकदम राउंड सा होता है, और राउंड में क्या होता था, जो सामने वाली सीटें होती थी तो एक तरफ क्लर्जी एक तरफ नोबेल्टी, ये दोनों लोग बैठे थे, यानी कि हायर जो जिनको स्टेट माना जाता था। जो थर्ड स्टेट थे उनको पीछे, उन्हीं के पीछे खड़ा होकर रहना पड़ा उन रिप्रेजेंटेटिव जो गए थे वहाँ पे, है ना, ये था वहाँ पे व्यवस्थाएँ। इसके बाद जब वोटिंग स्टार्ट हुई तो उसमें क्या प्रॉब्लम आई,
कि मतलब कि उन्होंने जो थर्ड स्टेट के जो 600 मेंबर्स थे उन्होंने अपोजिट मतलब प्रोटेस्ट किया उस चीज़ के लिए कि मतलब कि हमने जब आप उनको एक एक वोट का हक दे रहे तो हर पर्सन को मतलब इस तरह से मिलना चाहिए, हमको भी 2 वोट, जैसे कि उनका अगर 300 हैं तो 600 में हमको 2 वोट्स होने चाहिए। लेकिन उन्होंने जो वहाँ की लुइस गवर्नमेंट थी वो इस चीज़ को नहीं मानी, है ना। जब नहीं मानी तो ये लोग क्या किए, थर्ड स्टेट ये फिलोसफर्स के उससे इंकरेज थे, है ना, जो फिलोसफर इन लोगों को जो बताए थे, रॉसो ने बताया था कि मतलब कि हर पर्सन को एक वोट मिलना चाहिए, उसकी इक्वलिटी सबको होना चाहिए, इस चीज़ से बहुत प्रभावित थे। और इस कारण से ये लोग समझदार भी हो गए थे, और समझदार लोग थे तो इन लोगों ने क्या किया, इसको प्रोटेस्ट किया, ने इसको रिजेक्ट कर दिया और वहाँ से गुस्से में बाहर आ गए, उस असेंबली को छोड़ के चले आए ये लोग। आने के बाद फिर कहाँ गए ये लोग, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द थर्ड स्टेट व्यू themselves as spokesman for the whole French nation. On 20 June, they assembled in the hall of an indoor tennis court in the ground of Versailles. वहाँ से आने के बाद ये सीधे कहाँ गए थे, टेनिस कोर्ट पे, 20 जून की डेट है, वहाँ पे ये लोग इकट्ठे हुए और इन्होंने क्या डिक्लेयर किया कि नेशनल असेंबली, ये लोगों ने अपने आप को वहाँ पे इकट्ठे हो गए, एक नेशनल असेंबली का गठन किया। और इसके बाद उन्होंने वहाँ पे कसम भी खाई कि जब तक हम इन राजाओं के मतलब कि जो भी पावर से इनको ख़त्म नहीं कर देंगे और ये लोग जब तक मान नहीं जाएंगे कि हम सबके क्या हक है, कैसे इक्वल होना चाहिए, तब तक हम इस नेशनल असेंबली को चलाएंगे, इस कॉन्स्टिट्यूशन को हटाने के बाद ही हम दम लेंगे, इस तरह से। और सभी मतलब कि इसमें एक हो गए, एकजुट हो गए। लेकिन इसमें लीड करने के लिए कुछ ऐसे लोग भी आए जो हायर नोबल थे, क्लर्जी थे, लेकिन वो लोगों ने भी सपोर्ट किया और इस नेशनल असेंबली को आगे लीड किया। और इनमें से कौन से थे, मिराबू एंड एबिसेस थे, ये दोनों ही मतलब क्लर्जी और नोबल से रिलेटिव थे, यानी कि हायर रिच मैन पर्सन में से एक थे। लेकिन ये लोग समझते थे, ये लोग इनका साथ क्यों दिए, क्योंकि ये समझते थे कि जो थर्ड स्टेट है जिस प्रॉब्लम से गुजर रही है उनके साथ ये सब चीज़ अच्छा नहीं हो रहा है, इनके साथ भी इक्वल व्यवहार करना चाहिए। वो समझदार लोग थे, इसलिए इन लोगों ने भी इनका सपोर्ट किया और इस असेंबली को आगे लीड किया। और इसके बाद क्या हुआ, जब ये इनमें से जो एबिसेस हैं, इन्होंने एक वो भी बनाया, पैम्पलेट बनाया, है ना, जिसमें कहा गया है क्या कि व्हाट इज़ द थर्ड स्टेट। इन्होंने उसमें बताया है कि थर्ड स्टेट क्या है और उनके पावर क्या है, उनको कैसे मतलब सम्मान हक मिलना चाहिए, उनके राइट्स के बारे में लिखा है इन्होंने, है ना। फिर इसके बाद क्या हुआ, जब वाइल द नेशनल असेंबली वाज बिजी एट वर्साइल्स ड्राफ्टिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन, द रेस्ट ऑफ फ्रांस सीटेड विद टर्मोइल्स। जब वहाँ पे सारे, जब ये लोग क्या, एक तरफ क्या था, ये नेशनल असेंबली में बिजी थे अपने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, तो वहीं दूसरे तरफ जो फ्रांस था वो किस में परेशान था, टर्मोइल यानी दंगे फसाद में पूरे फ्रांस में हो रहे थे। वहीं दूसरी तरफ अ सर्वर विंटर हैड मीट a bad harvest, the price of bread rose after bakery exploited the situation and hoarded supplies after spending hours in long queues at the bakery. Crowd of angry women stormed into the shops. तो क्या हुआ, जब इससे क्या हो तो वहाँ पे ये भी अंदेशा था कि जो फसल है किसानों की वो भी ख़राब हो जाएगी, किसके कारण, उस समय विंटर के कारण, ठंड के कारण फसल ख़राब होने के भी अंदेशा था, जिसके कारण वहाँ पे जो था, जो रोटी के रेट थे, हाई प्राइजेस जो बढ़ गए थे। प्राइस तो बढ़ा ही, लेकिन जो दुकानदार थे, बेकरी मैन थे, उन्होंने क्या किया कि उस फूड्स को और भी स्टोर करने लगे इस सोच के साथ कि हम आगे जाके इसका प्रॉफिट ज़्यादा कमाएंगे, अभी हम रख लेते हैं स्टोर करके, बाद में हम इसको महंगा करके बेचेंगे। तो इसके कारण यहाँ पे मतलब इस तरह से उन्होंने कलेक्शन शुरू कर दिया। लेकिन जो वहाँ पे दुकान में इतनी लंबी लंबी लाइन लगानी पड़ती थी, लेडीज़ जो थी उसमें से बहुत घंटों तक उनको लाइन में रहना पड़ता था और ये सब देखते ही उनको बहुत तेज़ गुस्सा आया। तो इन लोगों ने क्या किया, दुकान में घुसे और तोड़ फोड़ करना शुरू कर दिया। जब तोड़ फोड़ शुरू कर दिया तो वहाँ के जो लुइस 16 थे, जैसा कि हमने पहले बताया था कि उन्होंने ट्रूप को भेजा था पेरिस में और युद्ध मतलब कि लड़ाई हो गई इस तरह से हमला करने के लिए। तो ये एक तरह से उन्होंने ऐसा इसलिए किया था इसी कारण से कि मतलब वो कंट्रोल करे पब्लिक पे, इस तरह से दंगे फसाद या इस तरह की सिचुएशन ही ना बने। लेकिन लोगों में ये चीज़ जब हुआ तो उनमें गलत मैसेज गया, गलत मैसेज, एक अफवाह फैला कि लोग जो है ना हम लोग पे हमला करने के लिए, हमको धमका रहे, डरा रहे, इस तरह से हमको इसके लिए भेजा है ना। तो ये सब सोच के साथ दोनों में डिफरेंट सोच थी और ये सीधे धीरे कहाँ रेवोल्यूशन की तरफ चलता गया। और फिर क्या हुआ,
इन द कंट्री साइड यू माई स्पीड फ्रॉम, जब वो मतलब कि आगे जब मतलब कि ये बात जब झगड़े हुए तो ट्रूप वहाँ के पेरिस में गए, मूव हुए, वहाँ पे गए इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए या जो भी हो रहे उस चीज़ को डिस्ट्रॉय करने। इन द कंट्री साइड यू माई स्पीड फ्रॉम विलेज टू विलेज दैट द लॉर्ड ऑफ द मैन हैड हायर बैंड ऑफ ब्रिगेंड्स हु वर ऑन देयर वे टू डिस्ट्रॉय द राइस क्रॉप्स। अब लोगों में ये किधर हुआ, ये कंट्री साइड लोगों में ये अफवाह फैल गई कि जो वहाँ के लोग जो बड़े बड़े जो जमींदार वगैरह हैं, ये लोग, इन लोगों का किससे वो है नाता, जो और भी बड़े लोग हैं उन लोग से नाता है, और उन लोगों ने इन लोगों को इसलिए हायर किया हुआ है, रखा हुआ है ताकि ये लोग हमारे फसल को जो है ख़राब कर दें, है ना। इस गलत फहमी के कारण लोगों में बहुत तेज़ गुस्सा आया। अब गुस्सा होने के कारण उन लोगों ने क्या किया, उनके हाथ में जो भी लगा, भाला, हल चलाने वाले, फरवा, फरसा, जो भी उनके हाथ लगा अपने घर में आसपास जहाँ में मिला, तो उन्होंने हमला बोल दिया। कहाँ पे? चेटैक्स में। चेटैक्स वहाँ जहाँ नोबल लोगों का घर होता है, बड़े बड़े लोग रहते हैं, उस एरिया में इन्होंने वहाँ पे हमला कर दिया। ये कौन थे? गाँव के लोगों ने, फ्रांस के जितने गाँव के लोग थे। तो इन लोगों ने उन पे, और उन्होंने किस चीज़ को लूटा, जो वहाँ पे फूड ग्रेन थे ना, जितने भी खाने पीने की चीज़ें थी उनको लूट लिया। और प्लस उसमें जो डॉक्यूमेंट्स थे, कौन से डॉक्यूमेंट्स थे? मैनोरियल ड्यूज। मैनोरियल ड्यूज होता है जो जैसे कि ज़मींदारों के, मतलब उनके जो छोटे छोटे किसान थे उनके ज़मीन को हड़प लिए थे और वो कागज़ अपने पास रख लिए थे, इस तरह के, तो उस डॉक्यूमेंट को उन लोगों ने जला दिया था। इसके बाद क्या हुआ था, जो और बाकी जो इस में थे, लार्ज नंबर ऑफ नोबल्स, मतलब बड़े बड़े लोग इस दंगे फसाद, इस लड़ाई से मतलब इतने प्रभावित हुए, इतना उनके फ़र्क पड़ा कि उस जगह को छोड़ के चले गए दूसरे जगह, माइग्रेट हो गए, यानी कि अपने पड़ोसी देशों में या कहीं कहीं ये लोग कहीं और ही चले गए, वहाँ को उस प्लेस को छोड़ दिए। फिर लास्ट में क्या हुआ, फेस विद द पावर ऑफ हीज़ रेगुलेटिंग सब्जेक्ट। अब ये जो रेवोल्यूशन हो रहा था, इसको कौन फेस कर रहा था? लुइस 16 जो किंग था वो कर रहा था। मतलब इसको फेस करने उसके लिए दिक्कतें आ गई, तो उसने क्या किया, इसको जो नेशनल असेंबली थी उसको एक्सेप्ट कर लिया, है ना। उन्होंने जो शर्तें कहा उसने उसकी बातें मानी और उसके अकॉर्डिंग अपना काम शुरू कर दिया। तो फिर क्या हुआ, प्रिंसिपल दैट हीज़ पावर वुड फ्रॉम नाउ ऑन बी चेक्ड बाय अ कॉन्स्टिट्यूशन। उनके कॉन्स्टिट्यूशन बनाए हुए संविधान जो भी थे, ये सब चीज़ें अब लागू हो गया। ऑन द नाइट्स ऑफ 4 अगस्त 1789 द असेंबली पास द डिक्री, मतलब कि 4 अगस्त 1789 को एक लॉ पास किया गया जिसमें जो फ्यूडल सिस्टम था ना उसको ख़त्म कर दिया गया। फ्यूडल सिस्टम ने जो जमींदार, नोबल, क्लर्जी, ये सब चीज़ लोग थे इनके पास, मतलब कि इन लोग की जो ज़मीनें थी उसको सबको ख़त्म कर दिया, वो सब ले लिया गया। उसके बाद क्या हुआ, मेंबर ऑफ द क्लर्जी टू वर फोर्स टू गिव, मतलब टैक्स वैक्स जो भी लगते थे सब खत्म, यानी थर्ड स्टेट की अब टैक्स भी, मतलब कि बोल दिया गया कि अब टैक्स भी नहीं, इन लोगों की सब चीज़ें कैंसिल कर दी गई और नॉर्मल ज़िंदगी है। जो चर्च थी, चर्च की भी ज़मीनें ले ली गई, उन पे जो टैक्स, मतलब सब चीज़ें जो छोटे ज़मींदार थर्ड स्टेट के लिए जो भी प्रॉब्लम क्रिएट करते थे वो सारी चीज़ें गवर्नमेंट ने ले लिया। उसके बाद क्या हुआ, एज अ रिज़ल्ट, अब इसका रिजल्ट क्या हुआ, जब ये सब चीज़ें वहाँ पे हो गई, इक्वल मिल गया, थर्ड स्टेट को भी पावर जो जितना चाहिए था वो भी हो गया, तो उसके बाद वहाँ का जो मतलब कि ये जो जितना सबका लेने के बाद उनके पास क्या कलेक्शन हुआ, एसेट यानी धन संपत्ति। और ये धन संपत्ति कहाँ से आए थे, नोबल, क्लर्जी या चर्च से जो भी ख़त्म कर दिए थे उनके अधिकार, और उससे जो बचे थे वो सारी चीज़ें गवर्नमेंट में मिला लिया गया था, तो उससे फ़ायदा हुआ था गवर्नमेंट को, और उसमें 2 बिलियन लेवर्स मिले थे उनको, यानी कितना फ़ायदा हुआ। तो ये थे आपके 2 द आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन। नेक्स्ट आपको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे, तब तक के लिए थैंक यू बच्चों, आप इसको रिवाइज़ करते रहिए, है ना।